टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का स्वागत है, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में डीएलएड यूनिट 2 के महत्वपूर्ण 200 प्रश्नों की श्रृंखला का आज दूसरा भाग लेकर आए हैं, जिसके तहत आज हम लोग प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक के एक्सप्लेनेशन को देखने का काम करेंगे। 200 प्रश्नों की श्रृंखला का दूसरा भाग 26 से 50 तक, 1 से 25 तक पहले वीडियो में देख लीजिएगा। चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 26 कि जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग किया जाना चाहिए और किसके अध्ययन का विषय है। क्या है ये? जीवन के आदर्श की प्राप्ति के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग करना है? तो किसका करना है? दर्शन का करना है कि दर्शन के बाद हम लोग जीवन के आदर्श की प्राप्ति करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 26 का आंसर सी। चलिए, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या, आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। चलिए, प्रश्न संख्या 27। दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज है, यह किसने कहा था? दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की तर्कपूर्ण खोज। तो तर्कपूर्ण खोज की बात होगी तो ये आ जाएंगे हॉर्नी। कौन आ जाएंगे? मनोवैज्ञानिक हॉर्नी। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28। चलिए, प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है कि दर्शन का संबंध वास्तव में किससे है? यूनिट 1-2 से एकदम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दर्शन का संबंध किससे? जिज्ञासा से, कल्पना से, तर्कपूर्ण चिंतन और मनन से, उपरोक्त तीनों से। तो दर्शन तीनों चीजों से जुड़ा हुआ, जिज्ञासा, कल्पना, चिंतन और मनन इन तीनों चीजों से जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तीनों से, डी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 29 कहता है कि शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? प्रश्न संख्या 29 क्या कहता है कि शिक्षा दर्शन किस पर विचार करता है? तो देखते हैं हम लोग किस पर विचार करता है। सामाजिक समस्याओं पर विचार करता है, शिक्षा संबंधी समस्याओं पर विचार करता है, आर्थिक संस्थाओं पे या आध्यात्मिक संस्थाओं पे विकास करता है। तो क्या हो जाएगा ये? शिक्षा दर्शन शिक्षा संबंधी समस्याओं पे विकास करता है। कहीं से कोई डाउट नहीं है। क्लियर? चलिए, अब प्रश्न संख्या 30 को देख ले हम लोग। प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? चलिए, एक एक प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? शिक्षा दर्शन की क्या आवश्यकता है? की आवश्यकता है सांस्कृतिक उत्थान के लिए, नैतिक एवं चारित्रिक जीवन के लिए, शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा की समस्याओं के लिए। तो शिक्षा दर्शन किस लिए जरूरी है? ताकि शिक्षा की प्रक्रिया को हम लोग पूर्ण कर सके और उपयोगी बना सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। शिक्षा की प्रक्रिया को पूर्ण और उपयोगी बनाने के लिए। चलिए, प्रश्न संख्या 31 को देख ले। प्रश्न संख्या 31। चलिए, प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है कि किसकी सहायता के बिना शिक्षा सही मार्ग पर चल नहीं सकती है? तो शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? शिक्षा के लिए दर्शन। हम जानते हैं कि जितने भी दार्शनिक हुए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा कार्य किए। तो किसके सहायता के बिना नहीं हम लोग कर सकते हैं? दर्शन की सहायता के बिना। तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा? दर्शन की सहायता के बिना, ए। चलिए, अब हम लोग 32 को देख लेंगे। 32। 32। 32 क्या कहता है कि शिक्षा दर्शन किस प्रश्नों को सुलझाता है? शिक्षा प्रश्न किस समझ, अब जैसे शिक्षा दर्शन है किन प्रश्नों को? तो चूंकि ये अध्ययन अध्यापन से जुड़ा हुआ चीज है तो किसको सुलझाएगा? पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को। किसको सुलझाएगा? पाठ्यक्रम संबंधी प्रश्नों को सुलझाएगा। तो 32 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए, प्रश्न संख्या 33। चलिए, सबसे प्रश्न करता है कि प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किससे माना जाता है? प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद, चलिए यहां से देख लेते हैं हम लोग। प्रकृतिवाद सर्वप्रथम किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? जैसे ही प्रकृतिवाद की बात आएगी तो किससे माना जाएगा? प्रकृति को माना जाएगा। प्रकृतिवाद प्रकृति को माना जाएगा। तो 33 का तीसरा। चलिए, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है? प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है? किसे महत्व देगा? प्रकृतिवाद किसे देगा? आध्यात्मिक तो नहीं, आदर्शवादी के तंग भौतिक जगत को, आध्यात्मिक और भौतिक जगत दोनों, और दोनों में से किसे भी नहीं। तो किसे महत्व देगा?
भौतिक जगत को महत्व देगा। प्रकृतिवादी किसको महत्व देगा? भौतिक जगत को, नेचुरल चीजों को महत्व देगा। नेचर की बात हो रही है। चलिए 34 का बी। चलिए अब हम लोग 35 को देख लेंगे। 35 प्रश्न संख्या 35 क्या कहता है कि प्रकृतिवाद किस वातावरण पर बल देता है? प्रकृतिवाद किस वातावरण पे बल देगा? भौतिक वातावरण पे, आध्यात्मिक वातावरण पे, सामाजिक वातावरण पे या सांस्कृतिक वातावरण। तो अभी जस्ट आप बनाए हैं इस तरह का क्वेश्चन कि भौतिक प्रकृतिवाद किस पर देगा? कहीं न कहीं भौतिक वातावरण पे बल देगा। क्लियर है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? चलिए प्रश्न संख्या 36 कहता है कि प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? यंत्रवादी, जैविकवादी, प्रायोगिकवादी, ये सारा प्रकृतिवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन पदार्थवादी कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा रूप नहीं है? पदार्थवादी। तो 36 का हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 को देख ले। चलिए प्रश्न संख्या 37 कहता है कि प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान किन विषय को प्राप्त है? मतलब प्रकृतिवादी जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रमुख स्थान हम लोग किसे देते हैं? तो किसे देते हैं? प्रकृतिवादी है तो हम लोग थोड़ा सा उसको वैज्ञानिक विषय को, धार्मिक, सामाजिक, मानवीय नहीं, हम लोग वैज्ञानिक विषय को ज्यादा, क्योंकि हम लोग जब आप प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो वैज्ञानिक चीजों को ज्यादा तरजीह देते हैं। तो किससे हो जाएगा? वैज्ञानिक विषयों को। तो 37 का ए। चलिए प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 क्या कहता है कि प्रकृतिवादी शिक्षण विधि में किस विधि पर अधिक बल दिया गया है? किस पर बल दिया गया है? जब प्रकृतिवादी आएगी, व्याख्यान नहीं, आदर्शवादी पुस्तक नहीं, संवाद नहीं, तो क्रिया द्वारा सीखने पर बल देगा। कि प्रकृतिवादी कहां पर बल देगा? क्रिया द्वारा सीखने पर, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर वो बल देगा। क्लियर है? चलिए 38 के बाद हम प्रश्न संख्या 39 को देखेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है कि प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का स्थान क्या है? प्रकृतिवाद शिक्षा का स्थान क्या है? ईश्वर के समान, पथ प्रदर्शक एवं समाज के सेवक के रूप में, पर्दे समाज के नियमों। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको लिख देंगे प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति से जुड़ाव। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? प्रकृतिवादी के अनुसार प्रकृति से जुड़ाव। इसका आंसर हो जाएगा 39 का सी। चलिए प्रश्न संख्या 40 को देख ले। प्रश्न संख्या 40। आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। 40 कहता है कि प्रकृतिवादी किस प्रकार से अनुशासन स्थापित करना चाहता है? किस प्रकार से अनुशासन स्थापित करना चाहता है? तो प्रकृति के परिणाम, जैसे ही प्रकृति की बात आएगी तो डायरेक्ट प्रकृति परिणाम के अनुसार, कि जैसा प्राकृतिक घटनाएं हैं, प्रकृति के नियम है, उसके अनुसार, उसके परिणाम के अनुसार हम तय करेंगे कि अनुशासन कैसा रखना है प्रकृतिवादी में। तो इसका हो जाएगा सी। चलिए प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 41 कहता है कि बालकों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता ना कि शक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। किसने कहा? मतलब बालकों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता देनी चाहिए, न कि शक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। यह किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका रूसो ने। ये कथन किसका है? रूसो ने कहा कि बालकों को दंड नहीं दिया जाना चाहिए, स्वतंत्रता देना चाहिए, क्योंकि शक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है। क्लियर है? ना कि शक्ति, मतलब शक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु नहीं। आप स्वतंत्रता देते हैं बच्चों को तो वो ज्यादा बच्चों के इंप्रूवमेंट में कार्य करता है। तो इसको रूसे को कथन से याद रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42। 42 क्या कहता है कि प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण दिन किस क्षेत्र में है? प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण दिन किस क्षेत्र में है? उद्देश्य के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में, शिक्षा विधि के क्षेत्र में और अनुशासन में। तो जैसे ही प्रकृतिवाद की आएगी तो हम सीधा सीधा कहां चले जाएंगे? सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र किस क्षेत्र में आएगा? पाठ्यक्रम के क्षेत्र में। इससे हम जानेंगे कि पाठ्यक्रम में हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इन सारी चीजों को देखने का काम करेंगे। प्रकृतिवाद, प्रकृतिवादी 42। प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण दिन, उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि। रुक जाइए। प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण दिन, उद्देश्य के क्षेत्र में, पाठ्यक्रम, शिक्षा विधि। शिक्षा विधि में प्रकृतिवाद के सबसे महत्वपूर्ण दिन शिक्षा विधि में, क्योंकि शिक्षण विधि ज्यादा महत्वपूर्ण है। 42 का सी ज्यादा बेहतर है। चलिए 42 के बाद 43 को देखिए। चलिए 43 क्या कहता है? 43 कहता है कि आदर्शवादी किस पर सबसे अधिक बल देते हैं? आदर्शवादी
किस पर बल अधिक देते हैं? भौतिक पक्ष पर, आध्यात्मिक पक्ष पर, शारीरिक पक्ष पर, बौद्धिक पक्ष पर। तो जैसे ही आदर्शवादी जो आदर्शवादी होते हैं तो कहीं न कहीं उस पे थोड़ा क्या होता है, अध्यात्म का थोड़ा सा ज्यादा प्रभाव रहता है। तो कहाँ हम इसको लेके जाएंगे? अध्यात्म पे। 43 का बी, आदर्शवादी किस पर अधिक बल देते हैं? आध्यात्मिक पक्ष पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए प्रश्न संख्या 44। 44 क्या कहता है? 44 हमारा कहता है कि आदर्शवाद शिक्षा के उद्देश्य कैसे? 44 व्यक्तिक हैं, सामाजिक हैं, व्यक्तिक और सामाजिक दोनों हैं, व्यक्तिक और सामाजिक दोनों नहीं है। तो ये तो नहीं, एक ही नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ये आपका सी, कि आदर्शवाद शिक्षा के व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ये हो जाएगा 44। अब हम लोग 45 को देख ले। प्रश्न संख्या 45। चलिए प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है कि आदर्शवाद के अनुसार पाठ्यक्रम विशेष रूप से कौन सा है? देखिए ये आपके दिमाग में सर बाल केंद्रित बाल केंद्रित बाल केंद्रित नहीं, ये आदर्शवाद है। और आदर्शवाद के अनुसार जो आपका होता है वो अनुभव केंद्रित होता है, क्योंकि कहीं न कहीं वो अध्यात्म की ओर इशारा करता है। तो कहाँ हो जाएगा? वो एक अनुभव के द्वारा किया जाता है। पाठ्यक्रम विशेष रूप से अनुभव केंद्रित होता है। एकदम याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, एकदम हिट क्वेश्चन भी याद रखिए इसको। चलिए प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 क्या कहता है? प्रश्न संख्या आदर्शवाद के मुख्य शिक्षण विधि कौन से हैं? आदर्शवाद के मुख्य शिक्षण विधि कौन है? तो आदर्शवाद की तो अध्यात्म की बात होगी, तो प्रश्न उत्तर विधि, वाद विवाद सामूहिक नहीं, शिक्षा विधि नहीं, ह्यूरिस्टिक नहीं, तो आ जाएगा आपका प्रश्न उत्तर विधि और वाद विवाद विधि। तो आदर्शवाद से डायरेक्ट जुड़ाव हो जाएगा प्रश्न उत्तर विधि और वाद विवाद विधि। चलिए प्रश्न संख्या 46 के बाद प्रश्न संख्या 47। चलिए क्या कहता है? आदर्शवाद शिक्षा में शिक्षक का स्थान क्या है? आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान, तो शिक्षक का स्थान कहीं भी क्या होगा? महत्वपूर्ण होगा। गौण सलाहकार कोई मत, तो क्या सीधा लिखिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदर्श शिक्षा में शिक्षक का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आदर्शवादी व्यवस्था के तहत बच्चों को शिक्षक क्या करेंगे? एक उदाहरण प्रस्तुत करके बच्चों के अंदर अधिगम करवाने का कार्य करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 48 कहता है कि किस प्रकार के अनुशासन का आदर्शवाद समर्थन करता है? 48 प्रश्न कहता है आपका कि किस प्रकार के अनुशासन का आदर्शवाद समर्थन करता है? दमन नहीं, मुक्त नहीं, सामाजिक अनुशासन और प्रभावात्मक। तो ये हो जाएगा प्रभावात्मक अनुशासन, कि आप बच्चों के अनुसार एक प्रभाव के द्वारा, बच्चों में जो आप अनुशासन लाएं तो एक प्रभाव के द्वारा आप उस पर अनुशासन लाएं। दबाव बना के तो अनुशासन हम नहीं सिखा सकते हैं, तो प्रभावात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 49 को देख ले हम लोग। 49 क्या कहता है? 49 कहता है कि कौन सी विचारधारा आध्यात्मिक मूल्यों को शाश्वत, देवीय और अस्थायी मानती है? तो कौन सी हो जाएगी वो? अभी जस्ट हमने आध्यात्मिक से जैसे ही जुड़ेंगे, आध्यात्मिक से जैसे ही जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वो आदर्शवाद से जुड़ जाएगा, वो आपका 49 का ए। चलिए प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50। चलिए प्रश्न क्या 50 आप ही लोग बताइए क्या होगा? कि धार्मिक शिक्षा का समर्थन कौन करता है? कौन करता है? जैसे भी बातवान आदर्शवाद, अध्यात्मवाद, तो कौन हो जाएगा ये आपका? आदर्शवाद। क्लियर? तो 50 का आंसर डी। कोई दिक्कत नहीं। तो इसी तरह से हम आपका 200 प्रश्नों की श्रृंखला है, ये दूसरा सीरीज था। हम 3 4 5 6 7 8 करके लाएंगे। तो चैनल को जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए 80 51 36 39 और 67 इस नंबर पे संपर्क करें। आपको ऑनलाइन क्लास के साथ साथ पीडीएफ उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।